हेलो स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर अनुराग साहू। क्लिनिकल फार्मेसी ट्यूटोरियल की फ्री क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। लेटेस्ट ट्यूटोरियल के लिए आप मुझसे ईमेल, टेलीग्राम के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम न्यू टॉपिक कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे। मैं हूं डॉक्टर अनुराग साहू और आज के इस लेक्चर में मैं पिछले प्रीवियस वीडियो को आगे कवर कर रहा हूं। ड्रग यूज इन स्पेशल एज ग्रुप लाइक चिल्ड्रंस, एल्डरली, ये हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में हम देख चुके हैं। देन आगे हम देखेंगे प्रेग्नेंट वुमेन में ड्रग यूज स्पेशल एज ग्रुप के हिसाब से। अब प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन में कौन कौन से इफेक्ट आते हैं ड्रग्स के, उसके बारे में हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ड्रग यूज इन प्रेगनेंसी में आज हम कवर करेंगे फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फार्माकोडायनामिक्स, टेट्रोजेनिक एक्शंस, कॉमन प्रॉब्लम इन प्रेगनेंसी एंड सेफ ड्रग्स। तो ये 4 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो फिजियोलॉजिकल चेंज कौन कौन से होते हैं प्रेगनेंसी में, तो ये भी क्लिनिकल सब्जेक्ट है। तो क्लिनिकल सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक चेंज जो है आएगा, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। फिर आएंगे फैक्टर अफेक्टिंग प्लेसेंटल ड्रग ट्रांसफर एंड ड्रग अफेक्ट। फार्माकोकाइनेटिक चेंज जो है इसमें एब्जॉर्प्शन, गट मोटिलिटी इज रिड्यूस बट नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन, ऑनसेट में बी डिलेड। तो यहां पर जो गट की मोटिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी और ज्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आएगा एब्जॉर्प्शन में, बट थोड़ा सा डिले हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। फिर वैसोडाइलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा टिश्यू परफ्यूजन में, वैसोडाइलेशन बढ़ जाएगा, टिश्यू परफ्यूजन है। एब्जॉर्प्शन ऑन इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन, यदि हम आईएम कोई ड्रग देते हैं तो इंट्रामस्कुलर एक्शन उसका बढ़ जाएगा इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। देन डिस्ट्रीब्यूशन की यदि हम बात करें तो टोटल बॉडी वेट जो है इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन, सो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वाटर सॉल्युबल ड्रग। तो जितना भी वाटर सॉल्युबल ड्रग है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज, लार्ज वॉल्यूम में यदि हो जाएगा तो उसकी हीमोडाइल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा बॉडी में। देन प्लाज्मा एल्बुमिन कंसंट्रेशन की यदि हम बात करें, प्लाज्मा एल्बुमिन कंसंट्रेशन की, तो ये भी क्या होगा, कहीं ना कहीं इसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। इंक्रीज बॉडी फैट, हमने देखा है प्रेग्नेंट जितनी भी वुमेन्स होती हैं उनमें बॉडी फैट बढ़ जाता है। और रिजर्वायर ऑफ लिपिड सॉल्युबल ड्रग, तो और लिपिड सॉल्युबल जितनी भी ड्रग हैं वो क्या होती हैं, एक एब्जॉर्प्शन के कारण एक जगह एक्युमुलेट हो जाती हैं, रिजर्व हो जाती हैं और उसके कारण इंक्रीज बॉडी फैट। फिर देन मेटाबॉलिज्म की यदि हम बात करें तो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म इज इंक्रीज, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा। हाई ब्लड फ्लो टू लीवर, ड्रग मेटाबोलाइज बाय लीवर हैव इंक्रीज क्लियरेंस, तो ड्रग मेटाबोलाइज बाय लीवर हैव इंक्रीज क्लियरेंस की यदि हम बात करें तो यहाँ पे लीवर जो क्लियरेंस है वो बढ़ जाएगा और ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाएगा साथ में। हेपेटिक मेटाबॉलिज्म की यदि हम बात करें तो इंक्रीज ब्लड फ्लो टू लीवर, तो ब्लड का जो फ्लो है वो भी बढ़ जाएगा। एलिमिनेशन की हम बात करें, यहां पर मेटाबॉलिज्म के बाद एलिमिनेशन की बात करें इन प्रेग्नेंट वुमेन्स में, तो रीनल ब्लड फ्लो जो है वो रैपिड एलिमिनेशन ऑफ ड्रग एक्सक्रीट बाय किडनी, तो किडनी से एक्सक्रीट हो जाएगा और इनहेंस रैपिडली, तो बहुत जल्दी एलिमिनेशन होगा। बिकॉज आपने देखा होगा प्रेग्नेंट वुमेन में यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होता है, तो यूरिन फॉर्मेशन में वही एलिमिनेशन मतलब यूरिन का फॉर्मेशन, तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और एलिमिनेशन भी यूरिन वगैरह का बढ़ जाएगा। जिसमें यदि कोई ड्रग है तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। एमॉक्सिसिलिन हुआ, ये बढ़ा देती हैं कुछ ड्रग्स यूज टू ट्रीटमेंट सिस्टमिक इन्फेक्शन, शुड बी what for the treatment of UTI as amoxicillin gets concentrated in urine, there is no need to change the dose. Factors affecting placental ट्रांसफर ऑफ ड्रग्स, तो फैक्टर अफेक्टिंग प्लासेंटल ट्रांसफर ऑफ ड्रग की यदि हम बात करें तो क्रिटिकल फैक्टर है। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे प्लासेंटल ट्रांसफर में कि
जो प्लेसेंटा है उसमें कौन कौन सी ड्रग्स ट्रांसफर हो जाती हैं या एब्जॉर्ब हो जाती है या प्लेसेंटल क्रॉस हो जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहला फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, यदि उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी लिपिड सॉल्युबल ज़्यादा है तो उसका प्लेसेंटा क्रॉस करने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं। Rate at which drug across placenta and amount of drug reaching fetus। फिर देन था ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू द ड्रग, डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक इज इन डिफरेंट फीटल टिश्यूज, स्टेज ऑफ प्लेसेंटल एंड फीटल डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ एक्सपोजर, इफेक्ट ऑफ ड्रग यूज इन कॉम्बिनेशन। तो यदि कोई ड्रग अपन कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी प्लेसेंटल इफेक्ट या प्लेसेंटा क्रॉस करने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर यहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज डिफरेंट फीटल टिश्यू के ऊपर भी डिपेंड करता है और ड्रग के एक्सपोजर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ड्रग इंटरेक्शन हो गया, कोई एक्सपोजर हो गया तो भी प्लेसेंटा क्रॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग भी बहुत डिपेंड करता है, बिकॉज अमाउंट ऑफ ड्रग कुछ साइड ऑफ एक्शन में चला जाएगा। यदि कोई अमाउंट ऑफ ड्रग ज़्यादा है तो साइड ऑफ एक्शन के साथ साथ वो डिपॉजिट होने लगेगी या क्रॉस होने लगेगी प्लेसेंटल ट्रांसफर, मतलब प्लेसेंटा क्रॉस कर जाएगी। लिपिड सॉल्युबिलिटी की यदि हम बात करें तो ड्रग पैसेज अक्रॉस प्लेसेंटा डिपेंड ऑन लिपिड सॉल्युबिलिटी एंड डिग्री ऑफ ड्रग आयोनाइजेशन। थियोपेंटल बीइंग लिपिड सॉल्युबल डिफ्यूजन रैपिडली क्रॉस प्लेसेंटा। Impermeability of placenta to polar component is relative rather than soluble. If throughout maternal fetal concentration gradient are achieved, polar compound cross the placenta is measurable amount salicylate। यदि salicylate की यदि हम बात करें तो यहाँ पे लिपिड सॉल्युबिलिटी इसकी क्या होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, रिलेटिव एब्सोल्यूट एंड इनफ मैटरनल फीटर और पोलर कंपाउंड क्रॉस द प्लेसेंटा। मतलब कि यदि कोई पोलर कंपाउंड है या मतलब सैलिसिलेट जो है पोलर कंपाउंड है तो इसकी क्या होगी, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, प्लेसेंटा क्रॉस करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ड्रग पैसेज अक्रॉस प्लेसेंटा डिपेंड ऑन लिपिड सॉल्युबिलिटी एंड डिग्री ऑफ ड्रग आइसोनियाजाइड। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लिपिड सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि डिग्री ऑफ ड्रग जो है आइसोनियाजाइड, मतलब आइसोनियाजाइड ये क्या होगा, लिपिड सॉल्युबिलिटी इसकी ज़्यादा है तो प्लेसेंटा क्रॉस जल्दी हो जाएगा। और भी कुछ ड्रग्स हैं जैसे थियोपेंटल विनिंग लिपिड सॉल्युबल डिफ्यूज रेडली क्रॉस प्लेसेंटा। मॉलिकुलर साइज एंड पीएच ये भी बहुत डिपेंड करता है, ये फैक्टर भी बहुत डिपेंड करता है, बिकॉज कि मॉलिकुलर साइज यदि बहुत छोटा है तो क्रॉस होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे पोर साइज डिपेंड करता है। और यहाँ पे पीएच की यदि हम बात करें तो पीएच लेवल पे भी मेंटेन प्लेसेंटा या फीटल क्रॉस करता है। तो यहाँ पर मॉलिकुलर वेट यदि देखें तो रेट ऑफ ट्रांसफर एंड अमाउंट ऑफ ट्रांसफर। तो रेट ऑफ ट्रांसफर यदि वेट मॉलिकुलर का वेट वो ज़्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसफर बढ़ जाएगा और अमाउंट ऑफ ट्रांसफर भी बढ़ जाएगा। देन ड्रग्स हैविंग मॉलिकुलर वेट 250 to 500 क्रॉस इजीली, मतलब कि यदि उसका मॉलिकुलर वेट 250 से 500 है तो वो क्रॉस बहुत इजीली हो जाएगा, और यदि उसका मॉलिकुलर वेट 500,000 है तो डिफिकल्टी होगी। मतलब यहाँ पे क्या पोर साइज है, मतलब जितना भी प्लेसेंटल क्रॉस है मतलब प्लेसेंटा क्रॉस कर रहा है या ट्रांसफर हो रहा है तो उसके बीच में रिसेप्टर्स के पोर साइज होते हैं, और वो पोर साइज लगभग कितने होंगे, 250 to 500 की के मॉलिक्यूल को ही ट्रांसफर करेंगे, इससे या इससे छोटे। तो यदि इससे बड़े कोई मॉलिक्यूल्स हैं या उस मॉलिक्यूल मतलब ड्रग के जो मॉलिक्यूल्स हैं तो वो कंपैरेटिवली क्या होंगे, पुअर होगा, मॉडरेटली पुअर होगा, डिफिकल्ट होगा। और यदि उससे और ज़्यादा है, यदि 1000 से ज़्यादा है तो वेरी पुअरली मतलब क्रॉस नहीं होगा। तो ड्रग के जो मॉलिक्यूल्स हैं क्रॉस नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने दिया है हेपेरिन। हेपेरिन, चॉइस ऑफ हेपेरिन एज द एंटीकोगुलेंट इज बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी बिकॉज it is very large and polar. Heparin is unable to cross placenta। तो आपने देखा होगा हेपेरिन जो है क्रॉस प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करता है क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। और यदि इस हेपेरिन की जगह कोई अदर ड्रग्स हैं तो वो क्या करेंगे, प्लेसेंटा क्रॉस बहुत इजीली कर जाती हैं। उसके एग्जांपल हम आगे देखेंगे कौन कौन सी ड्रग्स हैं। देन प्लेसेंटा कंटेनिंग ड्रग ट्रांसपोर्टर विच कैन कैरी लार्ज मॉलिक्यूल to the fetus, example maternal antibodies। फिर देन है आयरन ट्रैपिंग ऑफ वीकली बेसिक ड्रग हैविंग PKA
मोर देन 7.4। तो यहाँ पे आयरन ट्रैपिंग जो है वीकली बेसिक ड्रग है, यहाँ पर लिखा हुआ है वीकली बेसिक ड्रग। कौन? आयरन ट्रैपिंग है, तो इसका जो पीएच है वो मोर देन 7.4 होता है। प्लेसेंटा ट्रांसपोर्टर की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो जीप ग्लाइकोप्रोटीन इनकोडेड बाय MDR1 gene pumping back into the material circulation is variety of drugs vinblastine, doxorubicin। ये दो ड्रग्स हैं जो क्या करेंगी? प्लेसेंटल को ट्रांसपोर्टर में चेंज करेंगी। यहाँ पे वेरी वायरल प्रोटीज इनहिबिटर आर सबस्ट्रेट ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन्स की यदि हम बात करें, तो यहाँ पे भी क्या करेगी? इनहिबिट कर रहा है ये प्लेसेंटल ट्रांसपोर्ट को। ग्लेबुराइड एक ड्रग है। ग्लूबराइड बताइए कमेंट बॉक्स में, ग्लूबराइड कौन सी ड्रग्स है और कौन सी कैटेगरी में आती है? इट इज इन्फ्लक्स्ड बाय BCRP ट्रांसपोर्टर एज वेल एज YMRP3। तो ये भी क्या है? कुछ ट्रांसपोर्टर हैं जो प्लेसेंटा ट्रांसपोर्टर को क्या करते हैं? इंटरप्ट करते हैं। फिर प्रोटीन बाइंडिंग की यदि हम बात करें, तो प्रोटीन बाइंडिंग में डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसफर अक्रॉस प्लेसेंटा। Lipid soluble drug are not much affected by placenta protein binding and it's more depending on placental blood flow। तो डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसफर अक्रॉस द प्लेसेंटा। तो डिग्री ऑफ जितनी भी प्रोटीन बाइंडिंग है वो प्लेसेंटा पे डिपेंड करता है। लिपिड सॉल्युबल ड्रग आर नॉट मच अफेक्टेड बाय प्लेसेंटा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इज मोर डिपेंडिंग ऑन प्लेसेंटल ब्लड फ्लो। तो प्लेसेंटल ब्लड फ्लो को क्या करेंगे? ये यहाँ पे यदि लिपिड प्रोटीन बाइंडिंग अच्छी है तो वहां पर अफेक्ट करेगा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एंड डिपेंडिंग ऑन प्लेसेंटल ब्लड फ्लो। तो उसके डिपेंड पे, मतलब प्लेसेंटल ब्लड फ्लो के डिपेंड पे काम करेगा कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कितनी है। फिर देन नेक्स्ट फैक्टर है डिफरेंशिएशन प्रोटीन बाइंडिंग, एग्जांपल सल्फोनामाइड, बार्बुचरेट एंड फिनेंटोइन। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो क्रॉस करेंगे डिफरेंशियल प्रोटीन बाइंडिंग एंड सल्फोनामाइड्स, बार्बुचरेट एंड फिनेंटोइन्स। फिर प्लेसेंटा एंड फीटल ड्रग मेटाबॉलिज्म। यदि यहाँ पे प्लेसेंटल एंड फीटल ड्रग मेटाबॉलिज्म की बात करें तो दो स्टूडेंट्स आप लोग क्या है नोट्स थोड़ा सा बनाते जाइएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू RGPB हमें इतना सारा नहीं लिखना है, बस समझने के लिए है, नॉलेज को बूस्ट करने के लिए है। यदि आप एग्जाम पर्पज से लिख रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यहाँ पे नोट डाउन करने के लिए है, तो वो मैं आपसे डिस्कस करता जा रहा हूँ। यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ प्लेसेंटल मेटाबॉलिज्म। प्लेसेंटा इज सेमी परमेएबल। जो प्लेसेंटा है वो सेमी परमेएबल है। इट इज द साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। सेवरल टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर नो अकरिंग। हाइड्रोक्सिलेशन एंड डीएल्काइलेशन, डीमेथाइलेशन, example phenobarbital is oxidized by this way. Metabolize capacity of placenta may lead to producing of more toxic metabolites like ethanol. Fetal metabolism की यदि हम बात करें तो drug enter fetal circulation by umbilical veins. 4 to 60% of umbilical venous blood pass through the fetal liver, hence a drug may be particularly metabolized before reaching general fetal circulation. फिर then general drug presence in umbilical entry may be shunted through the placenta to the umbilical vein and into the liver again. Effect of drug on स्टेज ऑफ फीटल डेवलपमेंट। अब कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो जब फीटल का डेवलपमेंट होता है या फीटस का डेवलपमेंट होता है तब वहां पे कुछ ड्रग्स एक्ट करती हैं, तो उसके बारे में डिस्कस किया गया है। द फीटल एज, ड्रग डोज एंड पोटेंसी डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड सीरियसनेस ऑफ ड्रग ऑन फीटल डेवलपमेंट। ड्रग्स गिव ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक और जायगोटिक स्टेज before the 20th day of gestation may have on all or none of effect, either killing the embryo or not affecting it all. Drug given during organogenesis 4 to 10 weeks
may produce no measurable effect. Abortions are sublethal, gross anatomical defect, a permanent sublet metabolism of functional defect. Effect of drug in late pregnancy, effect of drug during labor. तो यहाँ पे ये इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी में ड्रग यूज कर रहे हैं और एक लेबर ड्यूरिंग लेबर में भी यहाँ पे ड्रग इफेक्ट करती हैं। तो कौन कौन से इफेक्ट होते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली का क्लिनिकल प्रैक्टिस का पार्ट है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। हॉस्पिटल्स में ये सब चीज़ें मेजरमेंट करनी पड़ती हैं, तो यहीं पे हमको हमारा रोल यहीं पर है कि ड्रग की इफिशियंसी क्या है। मतलब बेसिकली ड्रग का हमको बेटर यूज करना है, जितने भी क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर्स हैं। तो यहाँ पर यही सब चीज़ें, यही नॉलेज काम आएगा कि आपको किस तरीके से ड्रग मॉनिटरिंग करनी है। तो ये सब ड्रग मॉनिटरिंग का पार्ट है। यहाँ पे इफेक्ट ऑफ मस्कुलिनाइजेशंस, यहाँ पे लाइकली ड्रग सेक्स हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सेक्स हार्मोन है, तो कुछ जो इफेक्ट है, यदि ये यहाँ पे मस्कुलिनाइजेशन जो है इफेक्ट आ रहा है सेक्स हार्मोन में। फीटल गॉइटर, एंटी थायराइड ड्रग, जितनी भी एंटी थायराइड ड्रग हैं वो फीटल गॉइटर प्रोड्यूस करेंगी। टेट्रासाइक्लिन, टूथ एंड बोन डेवलपमेंट। कार्टिकोस्टेरॉइड, ग्रोथ रिटार्डेशन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, ग्रोथ रिटार्डेशन की बात कर रही है। यदि यहाँ पे ग्रोथ रुक जाती है, यदि ओवर कॉर्टिकोस्टेरॉइड यदि कोई प्रेग्नेंट वुमन लेती है तो प्रेगनेंसी में लेती है तो ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है। और यहाँ यदि टेट्रासाइक्लिन, यदि एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा यूज होता है तो हमने देखा होगा टेट्रासाइक्लिन की से कौन सी पॉइजनिंग या कौन सा सिंड्रोम होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। टूथ एंड बोन डेवलपमेंट रुक जाता है, इसी से रिलेटेड है वो सिंड्रोम्स, तो उसके बारे में आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। एंटी थायराइड ड्रग, फीटल गॉइटर, सेक्स हार्मोन, मस्कुलाइजेशन। यहाँ पे NSAIDs है, एस्प्रिन, एंडोमेथासिन, ये भी बहुत यूज होती हैं। इसमें ऑनसेट ऑफ लेबर इज डिलेड, इम्पेयर्ड CNS डेवलपमेंट। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि जब हम पेन का अभी कुछ न्यूज़ में ये चला था कि NSAIDs लगातार कोई भी जितने भी डॉक्टर्स देते हैं, यदि NSAIDs के इंजेक्शंस देते हैं एट द टाइम ऑफ लेबर, मतलब प्रेगनेंसी 9 मंथ हो गया है, प्रेगनेंसी आई है, आने वाली है, और यदि उसके 1 दिन पहले 2 दिन पहले यदि कोई इंजेक्शन, दर्द का इंजेक्शन हम लगा देते हैं तो ऑनसेट ऑफ लेबर इज डिलेड। तो यदि ऑनसेट ऑफ लेबर इज डिलेड हो जाएगा तो क्या होगा कि टाइम से प्रेगनेंसी नहीं होगी, और टाइम से प्रेगनेंसी नहीं होने के कारण क्या होगा कि हमको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी देश में प्रॉब्लम है। इसके बारे में एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट ने इस पर डिस्कस किया हुआ है, सो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि उन्होंने क्या बोला है और मना किया है कि लास्ट टाइम पे कोई भी प्रेगनेंसी ड्यूरिंग आफ्टर कंप्लीट 9 मंथ कोई भी ऐसा दर्द का या पेन किलर का इंजेक्शंस नहीं लगाना है। तो उस पर कुछ बात उठी है, तो उसके बारे में आप एक बार यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इफेक्ट ऑफ ड्रग ड्यूरिंग लेबर की यदि हम बात करें तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, जो ओपाइड एनाल्जेसिक्स हम देते हैं, ये प्रेगनेंसी में या लेबर कैटेगरी में बहुत एनाल्जेसिक में हम यूज करते हैं, और यहाँ पे भी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है कई बार, तो ये भी इसका इफेक्ट है। सेडेटिव एंड जनरल एनेस्थेटिक की यदि हम बात करें, कब, जब हम प्रेग्नेंट वुमेन को लेबर के टाइम क्या करते हैं, यहाँ पे उसकी सिजेरियन करते हैं, सेडेटिव्स जब देते हैं जब हम उनकी सिजेरियन करते हैं, और या जनरल एनेस्थेटिक जब देते हैं तो वहां पे फीटल डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फीटल डिस्ट्रेस लिखा है, ड्यू टू रिड्यूस यूरिन ब्लड फ्लो। यूरिन ब्लड फ्लो यदि कम हो गया तो वहां पे फीटल डिस्ट्रेस हो जाएगा और प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है। NSAIDs जो है यही इसी तरीके का एक्शन देती है, जिस कारण क्या है, लेबर जो होता है, लेबर रुक जाता है, लेबरिंग उसकी रुक जाती है। सेडेटिव्स एंड जनरल एनेस्थेटिक यदि हम मिक्स करके देते हैं तो यहाँ पे प्रोलॉन्गेशन ऑफ लेबर, मतलब यहाँ पे लेबर का प्रोलॉन्गेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा कि ड्रग प्लस लेबर अच्छे से नहीं होगा। फिर देन बेंजोडाइजिपिन्स की यदि हम बात करें तो हाइपोटोनिया हो जाता है,
लिथियम के यदि हम बात करें तो फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम। तो लिथियम जो है वो कौन सा सिंड्रोम देता है? फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम। तो इसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में बताएं कि व्हाट इज अ फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम, इसके बारे में आप मुझे बताएं, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ये देखिए पूरा एक ग्राफ दिया हुआ है और आप एक पूरा चार्ट देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे। यहाँ एम्ब्रियोनिक पीरियड दिया हुआ है और फीटल पीरियड दिया हुआ है। पहले यहां पे क्या दिया है? पेरेंटल डेथ। यहां पे देखिए आप पीरियड ऑफ डिवाइडिंग जायगोट इंप्लीमेंटेशन एंड एम्ब्रियो। तो देखो प्रेगनेंसी का ये पार्ट है, यहाँ पे पूरा प्रेगनेंसी का पूरा दिया हुआ है किस तरीके से 9th मंथ में फीटल डेवलप होता है और 38 वीक्स में। तो आप देख सकते हैं 1 वीक टू 38 वीक्स की यदि हम बात करें, मतलब टोटल 9 मंथ की यदि हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए पहले क्या हो रहा है, जायगोट सेल को क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। यहाँ पे एम्ब्रियो का पीरियड ऑफ डिवीजन, जायगोट इंप्लीमेंटेशन एंड ब्लेमाइनर एम्ब्रियो। फिर देन यहाँ पे ये स्टीम सेल्स बन गए। ये देखिए आप स्टीम सेल बन गए। अब स्टीम सेल्स डिफरेंट टाइप के स्टीम सेल्स हैं, तो स्टेम सेल्स के बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताएं व्हाट इज स्टेम सेल्स, एंड इसका सेपरेट लेक्चर में कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि व्हाट इज स्टेम सेल। तो स्टेम सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वीक में डिवीजन होता है, मतलब कि डिवाइडिंग जायगोट होगा। फिर देन सेकंड डिवीजन में सेकंड वीक में यहाँ पे स्टेम सेल बनेंगी, स्टेम डिफरेंट टाइप की स्टेम सेल्स बन जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे आप अलग अलग टाइप की स्टेम सेल्स देख रहे हैं। फिर देन और यही स्टेम सेल्स 1 2 3 4 5 प्रकार के स्टेम सेल आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप की क्या बना रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स डेवलप कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे आप देखिए एक्सटर्नल ये इस तरीके से। फिर देन थर्ड वीक में यहाँ पे क्या बनेगा, हार्ट CNS। यहाँ पे क्या बनेगा, हार्ट और CNS। सबसे पहले बनता है हार्ट और CNS थर्ड वीक में। देन उसके बाद जो पहला हार्ट और CNS तो बनेगा, बिकॉज बिना हार्ट और CNS के क्या होगा, ब्लड फ्लो नहीं बढ़ पाएगा और सेंसिटिविटी नहीं आएगी, मतलब सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। यदि ये नहीं होंगे तो फिर दूसरे ऑर्गन्स नहीं बन पाते। तो इसलिए सबसे पहले CNS बनता है और हार्ट बनता है। फिर देन फोर्थ वीक में बनेगा आई एंड हार्ट, मतलब आई डेवलप होंगी, छोटी छोटी आंखें बनेंगी और फिर हार्ट डेवलप होगा, कुछ आर्म डेवलप होंगे, लेग डेवलप होंगे। फिर 5 वीक्स की यदि हम बात करें तो एम्ब्रियोनिक पीरियड, इसको हम 3 वीक से लेके 8 वीक तक क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनिक पीरियड्स बोलेंगे। तो एम्ब्रियोनिक पीरियड की बात चल रही है यहाँ पे, आई हार्ट, यहाँ पे आर्म, यहाँ पे 5 आई और हार्ट की बात कर रहे हैं। फिर देन अब जो ड्रग है जैसे टेट्रासाइक्लिन है, वो टेट्रोजोजेनिक या कुछ एंटीबायोटिक्स का क्या शो करती हैं, टेट्राडोजन इफेक्ट शो करती हैं, तो वो इसी पीरियड्स में यूज होती हैं। फिर 5 वीक से लेके 8 वीक तक यदि एंटीबायोटिक हम हाईली एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं तो यहीं पर क्या होगा कि उसको साइड इफेक्ट आना चालू होंगे, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था। यहाँ पर टीथ एंड ईयर बनना चालू होंगे, यहाँ पे प्लेटलेट बनना चालू होंगे, मतलब ब्लड बनना चालू हो जाएगा। और फिर 8 मंथ तक, फिर देन 9 वीक में एक्सटर्नल जेनिटल्स बनना चालू होंगे, जेनाइटल पार्ट बनना चालू होगा। फिर 9 वीक से 16 वीक तक वो थोड़ा सा डेवलप होगा, बिकॉज यहाँ पे फीटल पीरियड आ चुका है, मतलब उसके मोस्टली जो ऑर्गन्स हैं वो इसी वीक में बनते हैं 8 से। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि हमें केयरफुली रहना है 5 to 8 की, यहाँ पे कोई ऐसी मेडिसिन प्रेग्नेंट वुमेन में ना जाए जो बहुत हार्मफुल हो। फिर 9, फिर 10, फिर 16
16 वीक्स के बाद फिर 20 to 38 वीक्स में क्या होगा, ब्रेन बनने लगेगा। यहाँ पे देखिए ब्रेन उसका डेवलप हो गया है, ब्रेन बनने लगा है। और फिर देन फुल टर्म मतलब 38 वीक मतलब 9 मंथ, तो 9 मंथ में उसकी पूरी होल बॉडी जो है वो क्या हो गई, डेवलप हो गई। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों ये देखने के लिए कि कुछ लोग बोलते हैं कि फार्मेसी का कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, यदि हम इन सब चीज़ों को मेडिसिन का यदि हम उपयोग रोकते हैं तो कितनी जानें बचेंगी। यहाँ पे ये हमारा रोल है कि हम किस तरीके से बच्चों की, प्रेग्नेंट वुमेन की दवाइयों के ओवर इफेक्ट या मेडिसिन के ओवर इफेक्ट से उनकी जान को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये स्टेम सेल्स हैं। स्टेम सेल्स, पहले स्टेम सेल्स जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रही है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए पूरा कंप्लीट वीक चाहिए, 3 to 38 मतलब 3 वीक से लेके 38 वीक्स तक पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता रहेगा। उसके बाद कुछ बीच में 3 वीक से लेके 8 वीक तक हार्ट डेवलप हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ स्टेम सेल्स क्या बनाएंगी, फोर्थ वीक से लेके 8 वीक तक आर्म्स बनाएंगी। उसके बाद 4th वीक से लेके 38 वीक्स तक उसकी आई डेवलप होंगी। आपने देखा होगा आई का साइज क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताएं आई का साइज। फिर देन लेग्स की यदि हम बात करें तो 4 to 8 वीक्स में इस 4 to 8 वीक लेग्स बन जाएंगे। फिर देन 6 वीक to 16 वीक में टीथ बन जाएंगे। उसके बाद 6 वीक से लेके 9 वीक तक प्लेटलेट्स बनेंगे। और फिर 7 वीक से लेके 38 वीक्स तक एक्सटर्नल जेंटियल्स बनेंगे। और फिर 4 वीक से लेके 16 वीक तक ईयर्स बनेंगे। तो ये पूरा दिया हुआ है कि किस तरीके से कितने वीक में कौन कौन से ऑर्गन डेवलप होंगे। पेरेंटल डेथ, मेजर मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज, फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट एंड माइनर मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी बताया है कि प्रीनेंटल डेथ कब होगी, 1 से 2 वीक में। यदि जैसे प्रेगनेंसी खत्म करनी हो तो हम जो प्रेगना वगैरह जो ड्रग्स आती हैं, है ना, आपने देखा होगा जो गर्ल्स के लिए होती हैं, एबॉर्शन के लिए होती हैं, तो वहाँ पे हम उनको 2 वीक्स के अंदर मतलब 14 दिन के अंदर हमको मेडिसिन देनी होती है, तभी यहाँ पे प्रीनेंटल डेथ होती है। तो यदि हम ड्रग्स यहाँ पे 2 वीक के अंदर देते हैं तो वहाँ पे फीटल डेथ बोल रहे हैं, यहाँ पे एम्ब्रियो डैमेज हो जाएगा और देन आगे ये वीक नहीं बढ़ेंगे और देन एबॉर्शन हो जाएगा। लेकिन यदि हम यहाँ से बात करें कि 3 वीक यदि हो गए हैं, 14 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो 14 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो उसके बाद ऑर्गन डेवलपमेंट होने लगता है, ऑर्गन डेवलपमेंट चालू हो जाता है। और कहाँ तक, 8 वीक तक। तो यहाँ से फिर डिफ़िकल्टी होती है एबॉर्शन में, मेजर मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज। और यदि यहीं पर हम यदि ड्रग कोई दे देते हैं या कोई हाईली एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं या किसी भी तरीके की कोई ड्रग हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे मेजर मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं बच्चों में। कहीं कान ईयर डेवलप नहीं हुआ, कहीं आई डेवलप नहीं हुई, या फिर आपने देखा होगा कि कोई हाईली प्रोटीनियस पार्ट यूज करता है या कोई ऐसा सब्सटेंस यूज करता है जो टॉक्सिक है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन ऐसा कंजप्शन कर लेती है जो टॉक्सिक है इस वीक में, तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर उसके पूरे टीथ वगैरह, टीथ डिकेट या लेग हैंड एबनॉर्मलिटीज, बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाती हैं और बच्चा एबनॉर्मल पैदा होता है। फिर देन इस यहाँ तक 7 वीक तक, 3 to 7 वीक, यदि 8 वीक से हम बात करें 38 वीक तक, तो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट एंड माइनर मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज। तो मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज तो यहाँ पे नहीं आएंगी जनरली। एंटीबायोटिक यदि 8 से 38 के बीच में हम यदि हाईली एंटीबायोटिक नहीं देते हैं तो वहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज नहीं आती, लेकिन फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट आ सकते हैं। फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, तो फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट भी आ सकते हैं। तो ये पूरा ग्राफ है, ये आप पूरा स्ट्रक्चर है, आप इसको बहुत अच्छे से रीड कर लीजिए, इसको बना के आ सकते हैं आप एग्जाम में। फिर ड्रग विद सिग्निफिकेंट
टेट्राटोजेनिक इफेक्ट। जो टेट्राटोजेनिक इफेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमको समझना है, एज अ प्रैक्टिस पार्ट है ये। ACE इनहिबिटर, यहाँ पे ट्राइमिस्टर है, इफेक्ट है रीनल डैमेज, तो ये क्या करेगा, रीनल डैमेज करेगा। कार्बामाजेपिन की यदि हम बात करें तो न्यूरोनल ट्यूब डिफेक्ट है। क्लोमीप्रामाइन न्यूनेंटल लेथर्जी, हाइपोटोनिया, साइनोटोसिस। लिथियम फर्स्ट थर्ड एब्सटेंस एनोमली। मेथोट्रिक्सेट फर्स्ट मल्टीपल कंजाइंटल malformations, methyl thiouresyl, hypothyroidism, phenytoin, fetal hedantoin syndrome. Valproic acid, natural tube defect. warfarin की बात करें, hypoelastic nasal bridge, sinus malformation, risk of bleeding. फार्माकोडायनेमिक की यदि हम बात करें तो यहाँ पे मैटरनल ड्रग एक्शंस, एंडोक्राइन, एनवायरमेंटल, एप्रोप्रिएट फॉर प्रेगनेंसी, अल्टर द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन रिप्रोडक्टिव टिश्यू सच एज ब्रेस्ट एंड यूटेरस। तो यहाँ पे एंडोक्राइन एनवायरमेंट ये प्रेगनेंसी में अल्टर कर देता है जिसके ड्रग, जिसके कारण क्या होगा कि डायरेक्ट इफेक्ट ब्रेस्ट और यूटेरस पर पड़ेगा। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स and diuretics may be required for heart failure precipitate by increased cardiac workload during pregnancy। यदि प्रेगनेंसी में हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड या डायरेटिक्स का यूज करते हैं तो वहां पे कार्डियक फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंसुलिन में भी रिक्वायर्ड टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल इन प्रेगनेंसी इंड्यूस डायबिटीज मेलाइटस। यदि हम प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर लेवल को यदि कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन दे रहे हैं तो यहां पर उसको डायबिटिक मेलाइटस हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन फीटस, तो इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन फीटस की यदि हम बात करें तो थेराप्यूटिक इफेक्ट्स क्या है, ड्रग आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू प्रेग्नेंट वुमेन टारगेटिंग फीटस। कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज फॉर लंग्स मैचुरेशंस। फिनोबार्बिटॉन जो है प्रिवेंट नियोनेंटल जॉइंटिस। जोडोविडिन और नेविरापाइंस जो है इनहिबिट ट्रांसमिशन ऑफ एड्स टू फीटस फ्रॉम मदर। तो इन ड्रग्स के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। प्रेडिक्टिवली टॉक्सिक इफेक्ट जो है ओपाइड है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करेगा फीटस में। एसीटी इनहिबिटर कॉन्जाइंटल एबनॉर्मलिटीज प्रोड्यूस करेगा। डाइएथाइल स्टेबिस्टेरॉल वेजाइनल कार्सिनोमा इन फीमेल ऑफ स्प्रिंग्स। टेट्रोजेनिक इफेक्ट की यदि हम बात करें तो टेट्रोजेनिक जेन जो है एनी ड्रग्स टू एब्सेंस ऑफ, इसकी जो डेफिनेशन है क्या है, एब्सेंस ऑफ लेवलेड टेट्रोजन इज टेट्रोजेंस विदाउट, व्हाट इज टेट्रोजेंस या टेट्रोजेनिक इफेक्ट, कमेंट बॉक्स में बताइए। इट प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक साइट ऑफ malformation which selectively for certain organs action effect of particular age of fetal development show the dose dependent incident. Tetrogenic mechanism poorly understand. Indirectly action vasoconstriction leads to reduce uterine blood supply and thus fetal anoxia. Prostaglandin analogous ergot alkaloid. Direct action on progress of differentiation. Example vitamin A analogous produce significant tetrogenic effect by altering the normal process of differentiation. Deficiency of a critical substance may cause abnormalities, spina bifida due to folic acid deficiency. Continuous exposure to the tetrogen may produce cumulative effect or may affect multiple organs which are undergoing development. Chronic alcohol consumption leads to undergoing development facial abnormalities. During action example thalidomide, ये अपन ने पढ़ा है, ट्रेजेडी जो थी उसका ही है। thalidomide when administered during the 4 to 8 weeks cause
फाकोमेलिया as arm and leg are developed in the periods. यहाँ पे कुछ FDA ने जो कैटेगराइज किया है ड्रग्स को इन प्रेगनेंसी, तो यहाँ पर नो फीटल रिस्क शो द कंट्रोल ह्यूमन स्टडी, यदि ह्यूमन की यदि स्टडी कंट्रोल ह्यूमन स्टडी जो हुई है उसमें फीटल को रिस्क नहीं है फॉलिक एसिड से. एनिमल स्टडी हैव नॉट demonstrated a fetal risk but there are no control study in pregnant women. तो कंट्रोल स्टडी इन प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं हुई है मेट्रोनिडाजोल पर, तो यहाँ पे एनिमल स्टडी में डेमोस्ट्रेट में फीटल रिस्क नहीं आया. यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ड्रग, यदि बहुत सारी ड्रग हैं जो स्टडी इन एनिमल हैव रिवेलवेड एडवर्स इफेक्ट ऑन फीटल टेट्रोजेनिक और embryocidal drug should be given only in the potential benefit justify the potential risk to the fetal. तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कि मोस्ट ऑफ द ड्रग, मतलब कि मोस्ट ऑफ द ड्रग, तो यहाँ पे ज़्यादातर टेट्रोजेनिक और एम्ब्रियोसाइडल ड्रग्स का उपयोग कम करना है यहाँ पे, क्योंकि उसके जस्टिफाइड यदि होता है तो ही हमको मेडिसिन का उपयोग करना है. Fetal risk show in human studies what the benefit from use in pregnant women may be acceptable despite the risk if drug is needed in life-threatening solutions or for a serious disease for which safer drugs cannot be used or are ineffective. Phenytoin provide tetrogen contraindicated in pregnancy. Thalidomide. Common problems in pregnancy and safe drugs. तो यहाँ पे nausea and vomiting है, pyridoxines, मैक्लिजीन, डाइफेनहाइड्रामीन, मतलब सेफ ड्रग तो हैं लेकिन उनके भी साइड इफेक्ट हैं, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हैं. तो यहाँ पे नोजिया और वॉमिटिंग होगी. कंजप्शंस मिल्ड परगेटिव लाइक सिन्ना, यहाँ पे कंजप्शंस बोल रहा हूँ, यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की यदि हम बात करें तो मिल्ड परगेटिव लाइक सिन्ना. पेप्टिक अल्सर कॉज करेगा सुक्राल्फेट H2 ब्लॉकर. हिमेटोपोइटिक आयरन एंड फॉलिक एसिड यूज, यदि फॉलिक एसिड सेव है मगर हिमेटोपोइटिक है. व्हाट इज हिमेटोपोइटिक, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स. यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, सिफ्रिक्जिम, ऑक्सिटिल. अदर इन्फेक्शंस, बैक्टम, एंटीबायोटिक्स, सेफेलोस्पोरिन्स. मलेरिया, क्लोरोक्यूनिन, क्विनिन, प्रोगोनिल्स. एमोबियासिस, मेट्रोनिडाजोल एंड डलोक्सानाइड. वर्म इन्फेक्शंस, worm infestation, piperazine citrate, pyrantel prometate. Fungal infection, maconazole, clotimazole, nystatin. HIV infection. HIV infection. None of the anti-HIV drugs are safe, but zidovudine and nevirapine are considered safe. Tuberculosis, INH and ethambutol are safe. If third drug is needed, then rifampicin. Diabetes mellitus में इंसुलिन यूज करेंगे. हाइपोथायरॉयडिज्म, थायरोक्सिन, थायरोटॉक्सिकोसिस, प्रोफाइल थायोयूरेसिल, हाइपरटेंशन, अल्फा मेथाइल डोपा, इमरजेंसी हाइड्रोलाजीन, बीटा ब्लॉकर, लेबेटोलॉल, एटेनोलॉल, थ्रोम्बोटिक डिसीज, हेपेरिन, हेडेक एंड इन्फ्लामेशन कंडीशन, पैरासीटामोल. अवॉइड अदर NSAIDs. तो प्रेगनेंसी में ओनली सिर्फ पैरासीटामोल यूज की जाती है इन हेडेक और इन्फ्लामेशन या फीवर. एपिलिप्सी, सोडियम वैल्प्रोएट and phenytoin must be avoided. Carbamazepine use in lower dose. Migraine, paracetamol, propranolol, amitriptyline. Antidepressant की यदि हम बात करें तो amitriptyline and imipramine.
थैंक यू स्टूडेंट्स। ये रेफरेंस है और आप देख सकते हैं ये कुछ बुक्स के नाम दिए हुए हैं, इससे ये सब चीज़ें ली गई हैं। और आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने जो भी सुझाव हैं आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू।